जारी है बासमती की कहानी डॉक्टर विजयपाल सिंह की जुबानी। चावल की बेस्ट वैरायटी की खोज करने वाले साइंटिस्ट ने अब तक आपको बताया कि कैसे धान की इस किस्म का जन्म हुआ, लेकिन अब सुनिए इसे बासमती का सरनेम कैसे मिला। आपने पूछा था 11 पूसा बासमती 11 किस्त बनाने का क्यों हुआ, क्या जरूरत थी बनाने की इतना लंबा चावल। ये प्रश्न मेरे से बहुत विदेशों ने पूछा, जो ये मिल बनाने वाले हैं। नहीं, तो उसकी पहले ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पूसा बासमती 81 जो है 89 में आ गया। 89 में वो रिलीज हो गई। ये उसको करनाल लोकल से बेहतर क्वालिटी थी। हाँ, करनाल लोकल से देखो बेहतर क्यों थी। खुशबू तो करनाल लोकल के मुकाबले में कम थी, लेकिन चावल करनाल लोकल से 7.25 7.66 देखिए, पॉइंट जो वो 4 का अंतर था। और जो पकने के बाद यदि वो करनाल लोकल 14 मिलीमीटर होती थी, इसकी लंबाई होती थी 16 मिलीमीटर। बढ़ गया का वो जो, और उससे भी पतला होता था, उससे भी मुलायम होता था, उससे भी नरम था, पकने में कम समय लेता था उसमें किचन में। यदि करनाल लोकल को पकाओगे तो कोई 10 मिनट लेगी और ये लेगी 7.5 मिनट, तो टाइम बच गया और जो कुकिंग एनर्जी है, जो आपका ईंधन है, वो बच गया। एडवांटेज हुआ, ये तो किचन में एडवांटेज हुआ, प्लेट ज़्यादा बन गई। और उसके बाद में जो पैदावार थी वो बासमती 370 से करनाल लोकल से जस्ट डबल थी। कितना थे लगभग इसकी? 21 क्विंटल 22 क्विंटल पर एकड़ या पर एकड़ जी, काफ़ी थी उस टाइम। वो प्रबंध के फसल प्रबंधन के आधार पर इसकी पैदावार किसानों ने। के बाद क्या स्टेप था इसके? मैं बताऊंगा आपको। जब हमने इसको बनाया, ये बात भी एक समझने वाली है, जानने वाली है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके पहचानते हैं। भाई एक पर्टिकुलर चेहरा है, ओम प्रकाश जी को ओम प्रकाश जी कहेंगे चेहरे को देख करके, मुझे देख के कहेंगे ये चेहरा है जी। तो इन दोनों के जो चावल को यदि ढेरी अलग अलग लग जाए तो ये दूर से पहचान लोगे। ये करनाल लोकल है, ये 370 है, और ये पूसा बासमती 1 है जी। तो उन्होंने इसको कहा डुप्लीकेट बासमती। बाजार में नहीं, पूसा बासमती एक को, अच्छा, पूसा बासमती को कहा डुप्लीकेट बासमती। ये किसने नाम दिया? IRI में? नहीं, IRI ने नाम दिया पूसा बासमती एक। जो ये नाम दिया चावल उद्योग ने, क्योंकि बासमती बोल दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बाजार में पहले आ गई। बाजार में मैं मैं भूल गया, उसके जो इम्पोर्टेंट कारण थे, एक तो वो चावल लंबा, रसोई में पकाई लंबी, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो वो उससे बासमती 370 से करनाल लोकल से 20-25 दिन पहले आ गया, तो बाज़ार में किसानों को पहले आ गया। जब वो आ गया, उसमें तूड़ थे, जिन्हें हम वो कहते हैं पंजाबी में कसी, पंजाबी में किस कहते हैं, तो किसानों ने उसको तुड़ल भी नाम दिया, मुच्छल भी नाम दिया, और कुछ जो बासमती 1 था, हाँ, इसे ही मुच्छल नाम दिया। मुच्छल भी, तुड़ल भी, रूसी भी, नंबर 1 भी। करनाल लोकल भी, ये भी बासमती एक वैरायटी थी। हाँ, इसीलिए लोकल इसका नाम दो दिया, डुप्लीकेट नाम दिया इसको। डुप्लीकेट कहा गया। डुप्लीकेट क्यों कहा गया? प्रचलन में आ गया वो। क्यों नहीं, क्योंकि ये 25 दिन पहले आ गई। शक्ल उससे अलग थी, खुशबू कम थी, उसमें तूड़ थे लंबे लंबे। यदि एक बोरे में भरोई करनाल लोकल, वो तो भरी जाएगी 60 किलो, और इसकी भरी जाएगी 40 किलो। तूड़ की वजह से तो आपको बोरे ज़्यादा चाहिए, और जब आपको बोरे ज़्यादा चाहिए तो वो तो एक तरह से नेगेटिव हुआ ना। एक बार मैं इसको फिर कैसे अपग्रेड किया? हाँ, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पूरी कोशिश में था कि भाई इसके तूड़ हटाए जाएं, इसकी खुशबू जो है मतलब बढ़ाई जाए, और उसके साथ साथ ये ऐसा चावल बन जाए जो धरती पे उस जैसा और कोई चावल ना हो। क्योंकि जब आप पूसा इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, और वो भी किसके मार्गदर्शन में? डॉक्टर एम स्वामीनाथन। तो उसका चावल भी तो चावल भी तो ऐसा बने कि जो दुनिया में छा जाए। तो कौन चावल छाएगा दुनिया में जो पहले से नहीं है, और उसमें ये गुण है। तो हमने उसमें क्या किया, फिर
नहीं बन रहा था, हमें ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो बासमती पर काम करना बंद कर दिया है। जो हमारे हेड ऑफ डिवीज़न थे, हमने कोई उनको जवाब नहीं दिया, हम चुप रहे। उसके बाद जब हमें ये जो पूसा 11-21 जो लाइनों में पूसा 11-21 नंबर हम क्यों देते हैं, जो हम क्रॉसेज बनाते हैं, वो एक अलग इस क्रॉस का नंबर 11-21 था। हाँ, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कैसे उससे बासमती तो सरनेम था नहीं इसका। नहीं वो बताएंगे, नहीं वो बताएंगे आपको हम। इस बार जब क्या आया, होते होते क्या हुआ, 1989 से लेकर के 2000 आ गया, 2001 आ गया। तो आपको ये 2000 में कहा गया कि आप लोग काम ही नहीं कर रहे? उससे पहले ही कह दिया गया था। कहा किसने था? स्वामीनाथन जी ने? नहीं वो हम नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, किसने कहा? वो लेकिन हमें उन्होंने कहा था जो बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर थे। डॉक्टर स्वामीनाथन नहीं थे, कोई और था। शायद होपलेस होके वो कह रहे होंगे। नहीं, वो कहते थे भाई आना चाहिए, हम काम कर रहे हैं, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए पहली वैरायटी 2000 आ गया, फिर बताए ना आपको हम, तो क्या था, हमारे पास ये लाइन तो थी, लेकिन हम इसको टेस्टिंग में इसके लगे हुए थे। जब तक हम पहले संतुष्ट ना हो जाएं, हम इसको नेशनल ट्रायल में नहीं देंगे। नहीं दे सकते। इससे पहले क्योंकि हम बासमती पर काम कर रहे थे, इस बीच में एक किस्म बनी पूसा सुगंधा 2, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, और वो रिलीज हो गई। नहीं, पूसा सुगंधा 2, 3 और पूसा राइस हाइब्रिड 1 PRH1, वो 2001 में रिलीज हो गए। जब वो रिलीज हुए तो इंडस्ट्री की तरफ से क्या हुआ, अपोजिशन हुआ। कहते भाई इन्होंने पहले डुप्लीकेट बासमती दी, उसमें खुशबू नहीं थी, अब इन्होंने ये दे दिया, तो इनका नाम जो ये पूसा सुगंध 2 और पूसा सुगंध 3 और पूसा सुगंध 5 बाद में आई। कहते इसका नाम बासमती नहीं होगा, इसका प्रीफिक्स आप बदलेंगे, इसे आप पूसा सुगंध कहेंगे, पूसा बासमती नहीं कहेंगे। और ये बात टॉप लेवल पे आई ICR में। ये बात बड़ी समझने वाली और सुनने वाली है। सो जब ये बात हुई तो वो रिलीज हुई, तो पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3 उस नाम से, और PRH10 पूसा राइस हाइब्रिड 10 वो पहला हाइब्रिड था, वो पहला दुनिया का एरोमेटिक हाइब्रिड था जिसकी पैदावार 110 दिन में 10 टन थी पर हेक्टेयर। क्या नाम बताया आपने? पूसा राइस हाइब्रिड 1 PRH10। खुशबू थी, दाना छोटा था, बासमती 370 जैसा था, और पैदावार देखिए 10 टन प्रति हेक्टेयर। तो पूसा सुगंध आपने बनाया, आपको कहा गया कि बासमती नाम नहीं देंगे? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मेरे साथी डॉक्टर फसीउज़्ज़मा थे, वो उन्होंने बनाया। ओके। टीम का पूरा पूरा टीम में था ना, तो उन्होंने बनाया, डॉक्टर फसीउज़्ज़मा FU जमा ने बनाया, डॉक्टर AK सिंह थे और बाकी लोग भी थे, क्योंकि सबका नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा। टीम थी पूरी, तो वो रेडी हो गई। अब जब बात आई 2003 में, जब मैंने इसको सब कुछ देख लिया, डंके की चोट पर खा के पका के सब कुछ करके, कि भाई ये तो अब ऐसा चावल है जो अंदर काम कर ही रहे थे आप? नहीं, सबके सामने कर रहा था, अंदर नहीं, सबके सामने था। बाहर नहीं जा रहा था, मीडिया में नहीं था? नहीं मीडिया की मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ। मीडिया में भी, मीडिया की बात भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कैसे मीडिया में आया। देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि ये बन रहा था। जब मैं इसको बनाने में लगा हुआ था और मैं इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, अपने लेवल पर मैं इसको कर रहा था। एक हमारी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें डॉक्टर JP डबास, आज भी हैं डॉक्टर जयप्रकाश डबास, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई जो आप लोगों ने जिम्मेदारी रखी वही कर रहे हैं। कहते बताओ भी तो क्या है? मैंने कहा भाई दुनिया का सबसे लंबा चावल तैयार हो गया है। कहते 2003 में? नहीं, उससे भी पहले। अच्छा, ये बात 98-99 की है बात, ये 98 या 90 की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन दिनों रेडियो होती थी, वो रेडियो पर गए, मुंशी भाई ने उनको बुलाया और उन्होंने रेडियो पर कह दिया कि कुछ ही सालों बाद आ जाएगा, दुनिया का सबसे लंबा चावल आ जाएगा, बासमती।
देखिए उनका एक सेंटेंस जब वो रेडियो पर गया, बहुत लोगों ने सुना। एक विशेष व्यक्तित्व, एक विशेष पर्सनैलिटी, आदरणीय, परम आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी, जिनके जो नाम पे भानु प्रताप कमेटी भी बनी बाद में। और जो एक बहुत ही मैं कहता हूँ ईश्वर कृपा से एक ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। वो गवर्नर भी रह चुके थे कर्नाटका के। जी। उनका एक वो छोटा सा पोस्ट कार्ड आया आपके पास? मेरे पास, हिंदी में लिखा, मुझे इस किस्म का बीज चाहिए। ये कब आया पोस्ट कार्ड? ये वही 98 की बात है। 98। मेरे पास उनकी चिट्ठी है, वो मैं लेके नहीं आया, अगले प्रोग्राम में लेके आऊँगा। तो उन्होंने क्या किया उसमें, मैंने कहा, मैं उनको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मैं पहले आपको इसका चावल भेजूँगा और उस चावल का मैं आपको 1 किलो चावल भेजूँगा, आप इसके 4 हिस्से कर लीजिएगा। पहले हिस्से को आप अपने तरीके से भिगोइएगा, आधा घंटा भिगोइएगा, पकाइएगा, मंदी आंच पे लगाइएगा, ऐसे करिएगा तो पकाने वाले को उससे थोड़ा अनुभव हो जाएगा। फिर वो कुछ दिन बाद दूसरे वाले को पकाएगा और अनुभव हो जाएगा, फिर तीसरे वाले को पकाएगा, अनुभव हो जाएगा। जब वो चौथे वाले को पकाएगा, वो अनुभव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ वो शेयर करिएगा, मुझे भेजिएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने पकाया और फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी उसका हम अगले प्रोग्राम में उसका एक बिल्कुल दिखाएंगे, स्लाइड दिखाएंगे। उसमें लिखते हैं, ये पता तो नहीं क्या है लेकिन ये जहाँ भी जाएगा इसको सबसे अच्छा चावल ऐसा कुछ माना जाएगा, लिखा उन्होंने। तो एक तरह से क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया, एक तरह से मीडिया में आ गया, उनको पता लग गया, लेकिन ऑफिशियली कुछ रिलीज नहीं हुआ। तो वैलिडेशन हो गया। तब तक 2004 आ चुका था। नहीं अब नहीं सुनिए, तो अभी 2004 तो आया ही नहीं अभी तो चल ही रहा है तो हमने इसको क्या किया, इस बीच में हमारी कुछ एक होती है, उसे कहते हैं क्विनकुनियल रिव्यू टीम, वो हमारे प्रोग्राम को जांचती है। तो जो जांचने वाला है उनका नाम था डॉक्टर एम महादेवप्पा, बड़े सीनियर आदमी थे और राइस ब्रीडर भी थे, वीसी रह चुके थे, एएसआरबी के चेयरमैन रह चुके थे। जब उन्होंने इसका चावल देखा, उसका चावल देखने का उनको मौका मिला पंजाब में, क्योंकि मीटिंग थी। जब मीटिंग में हमने इसका चावल दिखाया पंजाब में, तो उन्होंने कहा, वीपी सिंह हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछना। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, आप इसको यू पुट इट ऑन फास्ट ट्रैक, यू पुट इट ऑन फास्ट ट्रैक, आप इसको रफ्तार वाली गाड़ी में रख दो अब उनका ये बात कहना और आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी का चिट्ठी, फूफा जी की बात, सब हौसला दे गए। खुद मैं बासमती खाने वाला, तो मेरा तो हौसला बढ़ना ही था मैं अंदर से तैयार हो गया कि अब ये रुकेगी नहीं, रिलीज का टाइम आ गया इसको, अब इसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया। फिर हमने क्या किया, इसी बीच में हमने इसको 2002 में नेशनल ट्रायल में डाल दिया। और जब नेशनल ट्रायल में डाल दिया, उसी साथ हमने, ये पूसा सुगन पाइप के नाम नहीं हमने सुनिए, अभी आप अभी इसको अभी उस पहुंचने में टाइम है अच्छा। तो देखिए हुआ क्या, हमें डॉक्टर साहब ने सिखाया था कि भाई आपने किसानों के पास पहुंचना है, आपने इंडस्ट्री के पास पहुंचना है। अब इंडस्ट्री के पास कैसे पहुंचे, तो हमने क्या किया, हमने बहुत पहले एक चिट्ठी लिखी थी आईसीआर को। उस बेस पर डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें हैदराबाद से वैज्ञानिक आए, राइस इंडस्ट्री आई, हम भी आए, और वो मीटिंग हुई IRA में। उस मीटिंग में हमने इसका चावल वहाँ पका के रखा। जब चावल पका के रखा, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह पड़ौदा, ICR बिल्डर कहूँगा एक तरह से उनको मैं, जो उनका बहुत बड़ा रोल है भारत की खेती में, बहुत बड़ा रोल है उनका, उस मीटिंग में आए। वो मीटिंग में उन्होंने थोड़ा अपने बारे में, उस मीटिंग के बारे में बताया। वो जैसे ही 15 मिनट वो बोल ही रहे थे, फ़ोन आया कि आपको तुरंत कृषि मंत्री ने बुलाया है अर्जेंटली। तो उन्होंने फिर क्या करना था, वो चले गए। मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद जो हमने उनको पका हुआ चावल दिखाया,
उस पके हुए चावल में एक थे कोहिनूर फूड के ऑनर या मालिक, उनका नाम था श्री संजय गुरनाम अरोरा। नंबर 2 पर थे खुशीराम बिहारी लाल के ओनर और डायरेक्टर श्री अनिल कुमार मित्तल। तीसरे थे दावत फूड से श्री विजय कुमार अरोरा। और 2 आदमी थे आपीड़ा से। एक तो थे ब्रिगेडियर अनिल अदलखा जो बासमती का प्रोग्राम देख रहे थे, और एक थे मिस्टर विनोद कुमार कौल जो बासमती के एक्सपोर्ट को हैंडल कर रहे थे। तो ये 5 ही आदमी थे। जब इन्होंने वो चलते हुए चावल देखा, जैसे ही चावल देखा तो पहले श्री संजय गुरनाम अरोरा ने एकदम से अपने ऊपर का बटन कमीज का खोल दिया। कौन से सन की बात है? ये करीब बात है कोई 2000 की बात है। ठीक है। 2000 की बात है, मार्च 2000 की बात है ये। उन्होंने उसका वो अपना कुर्ते का बटन खोल दिया और उन्होंने अपने स्टाइल में एक ही बात कही, अब हम पाकिस्तान से आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो दूसरे थे मिस्टर अनिल मित्तल, जब उन्होंने चावल देखा उन्होंने एकदम मेरे से आंखें मिलाई ऐसे करके। उसकी आंखों में चमक थी, मैं समझ गया ये पास है। मैंने इसके मन को भा गई है और ये आदमी जौहरी है। कुछ नहीं बोला। मीटिंग ख़त्म हो गई, चले गए। नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मुझे इसका चावल चाहिए। उन्होंने अपना स्टाफ भेजा, नहीं खुद आए। हमने उसका चावल दे दिया। उन्होंने अपने लैब में जाके बनाया। लैब में जाके मैंने अगले दिन आए, कहते डॉक्टर साहब हमें इसका बीज चाहिए ही चाहिए, हम इसका बीज लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमने अपने सब स्टाफ को बुला के उसका 2 किलो बीज उनको दे दिया। उधर नेशनल ट्रायल में चली गई। अब नेशनल ट्रायल में जाने के बाद में चूँकि चावल इतना बढ़िया था, ये वहाँ से निकल पहले ही साल में रिपोर्ट आगे की बहुत अच्छी है। ये नेशनल ट्रायल में किस नाम से आपने दिया? वो हमने उसमें नाम से दिया था केवल, नहीं पूसा सुगंध नहीं, पूसा 1121 तब हो चुका था इसका नाम। नहीं, इसका नाम वो तो हमारे रिकॉर्ड में था ना। पूसा 1121। अब इसका चावल इतना बढ़िया था कि जब हमने सब कुछ दिखाया और वो पुट इन फास्ट ट्रैक, हमने 1 साल के डेटा के ऊपर ही इसको अप्रैल 2003 में दिल्ली स्टेट से रिलीज करवा दिया। जब रिलीज कमेटी की बात आई, हमने उसका नाम अपनी तरफ से दिया। पहले पूसा प्रकाश, फिर हमने कहा पूसा बासमती 2, क्योंकि पूसा बासमती 1 पहले से था, पूसा बासमती 2, वो नाम वहाँ से उन्होंने कमेटी ने हटा दिए। कहते इसको बासमती का स्टेटस नहीं मिलेगा। अच्छा, बासमती का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो उसका नाम रखा उन्होंने, पूसा सुगंध 2 और 3 आ चुकी थी, पूसा सुगंध 4। और उसके लिए जिम्मेदार थे हमारे बहुत ही योग्य डीजी डॉक्टर मंगला राय जी। क्योंकि उन पर इंडस्ट्री का प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था। प्रेशर जब होता है तो थोड़ा सा कि बनाना है कुछ ऐसा कि जी। तो उन्होंने कहा हम इसको पूसा बासमती का स्टेटस नहीं देंगे, हम इसको केवल पूसा सुगंध 4 से नोटिफाई करेंगे। ये नोटिफाई हो गई जी। जैसे ये नोटिफाई हुई और जैसे ही इसका बीज फैला, ये तो इतनी तेज़ फैला लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इवन जहाँ भट्टे लगते थे, मिट्टी खुद चुकी थी, वहाँ भट्टों के वहाँ भी लोगों ने इसको लगा दिया। जी। क्योंकि इसका चावल भड़ू जी के पास गया, वो भी खुश, विदेश में गया तो भी खुश। तो हमने जो उनको वो KRBL को 2 किलो बीज दिया, हमने वो लगवाया पास के गांव में बादशाहपुर में। वहाँ पर एक धर्मपाल त्यागी नाम की आदमी होती है, हम खुद गए वहाँ पर। बिल्कुल मैं जानता हूँ। हमने उनको बताया, ये मैंने फरीदाबाद में आप बात कर रहे हैं? फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, गांव का नाम बादशाहपुर है। हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ उन्होंने कहा गया, मैंने कहा दो धर्मपाल पहले एक बाल्टी लाओ, बाल्टी में थोड़ा नमक डालो, डाल दिया, इसको तैराओ, इसके ऊपर ऊपर के दाने सब हटा दिए। मैंने कहा जो दाने बचे हैं इसकी पौध बनाओ। अच्छा। इसकी पौध बनाई और मैंने कहा साथ में हमने उसको बीज दिया करनाल लोकल का।
मैंने कहा साथ में ये भी लगाओ। तब तक के करनाल लोकल 1996 में तरावड़ी बासमती का स्टेटस मिलके वो रिलीज हो चुकी थी जी 1996 में। वही मटेरियल हरियाणा बासमती वन के नाम से रिलीज तरावड़ी बासमती के नाम से रिलीज हो गया था 1996 में। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पूसा सुगंध 4 बना, ये इतनी लंबी, काफ़ी लंबी कहानी है, पूरा सिर्फ एक ही ब्रीड पे काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। हाँ, अब ये पूसा सुगंध 4 को बासमती सरनेम कैसे मिला, उसकी लड़ाई क्या है, और क्या इसकी डेफिनेशन भी इसकी चेंज की गई थी? मुझे ये पता लगा है कि इसके जो पूसा सुगंध 4 के चक्कर में पूरी बासमती की डेफिनेशन चेंज की गई, क्योंकि उसमें जो है ओरिजिनल जो पेरेंटल लाइन की बात थी वो कुछ अलग थी बासमती ओरिजिनल में, इसमें कुछ अलग थी। क्या कहानी थी वो वाली? वो आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो सभी को समझना चाहिए और समझ के याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ों को अच्छे की तरफ ले जाया जा सकता है। जी देखिए, जब इसका नाम पूसा सुगंध 4 पड़ा, इसका चावल बाज़ार में गया। चावल तो बहुत अच्छा था, वो तो सबसे अच्छा था, दुनिया का सबसे बढ़िया चावल था, लेकिन हम इसको बासमती के नाम से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बासमती नोटिफाई नहीं थी। जी अब क्या था, 2 ग्रुप थे, एक तो विद पूसा 1121, एक था इसके विपक्ष में, क्योंकि वो लोग तरावड़ी बासमती पर चल रहा था, बासमती 370 पर चल रहा था। अब उसके बाद जो बात ये आई कि भाई इसको बासमती कैसे बनाया जाए, तो ये बात ऑफिशियल आई। जब तक इसकी गुणवत्ता की वजह से इस पे प्रेशर हुआ कि बासमती इसको नहीं, स्टेटस देना। गुणवत्ता के कारण तो ये फैली, और प्रेशर इसलिए आया क्योंकि जो बाज़ार में इसका धान गया, पैडी गई, वो तो बिकी कम सस्ते भाव पर, जी और इसका चावल बिका तरावड़ी से भी कहीं ज़्यादा ऊंचे भाव पर। एक तरह से हमें तो सरकार को विदेशी मुद्रा चाहिए थी, नहीं, ये भी मसला है। सरकार को नहीं, देश को चाहिए थी। हाँ लेकिन कारण क्या था, जो प्रॉफिट, जो इसका लाभ किसान को होना चाहिए था, वो किसान को नहीं मिल रहा था, वो मिडिल मैन, वो आड़तीये और मिल वाले और एक्सपोर्टर को मिल रहा था। जी अब इसकी डेफिनेशन को बदलना, तो इसीलिए डेफिनेशन बदली गई ताकि किसानों को इसका बेनिफिट हो। क्यों किसानों को बेनिफिट हो और इसका चावल देश में बासमती के नाम से बिके, जी जिससे पूरी चेन बने। तो इसमें जो विपक्ष का ग्रुप था वो इसको बासमती नहीं बनना चाहता था, और ICR इसको बासमती बनाना चाहता था। यहाँ पर जो विशेष मैं बात कहूँगा, डॉक्टर के विनोद प्रभु जो उस समय डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स के हेड थे, अध्यक्ष थे, और डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जो आजकल IRA के निदेशक हैं, इनका एक इसमें एक ऐसा रोल रहा है जो शब्दों के द्वारा यहाँ कहने से कोई बात नहीं बनेगी। उन्होंने फिर क्या किया, जो पहले डेफिनेशन थी उसमें ये थी कि भाई जो हम बासमती किस्म आएंगी, जो अब तक बासमती किस्म थी, उनमें जो एक उसमें से माई बाप था, वो पहली पुरानी बासमती, चाहे वो करनाल लोकल थी, चाहे वो बासमती 370, चाहे वो टाइप 3 थी, वो थी। तो जो बासमती की डेफिनेशन बनी, पहले तो बासमती की डेफिनेशन नहीं थी। मैंने पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया SGS को। SGS एक बाहर की कंपनी है जो सर्टिफिकेट देती है बहुत तरह के। वो मैंने ट्रेनिंग उनकी कंडक्ट की। उन्होंने मेरे से पूछा कि बासमती की, ये बात है 1994-95 की, जी उन्होंने मेरे से पूछा, मैं उनको ट्रेनिंग दी वॉलंटरीली, और उन्होंने कहा कि भाई बासमती की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा भाई हमारे जो BIS के स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल है, उसमें तो भाई दाने की लंबाई है, दाने की लंबाई है, कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं आप क्या डेफिनेशन क्यों नहीं है? मैंने कहा अभी हमारा शुरुआत है, एक दिन उसकी हम परिभाषा बना देंगे। तो परिभाषा की बात तब आई जब बनी कब परिभाषा? ये परिभाषा बनी जब ये पूसा बासमती 1 की बात चल रही थी, बहुत 89 के आसपास। 89 के बाद में क्या हुआ, वहाँ भी 2 ग्रुप थे, एक प्रो पूसा बासमती 1 एंड अगेंस्ट पूसा बासमती 1। कुछ लोग पूसा बासमती 1 के साथ थे, कुछ लोग पूसा बासमती 1 के विरोध में थे।
तो वहाँ पर बासमती की डेफिनेशन बनी, और जब डेफिनेशन बनी तो उसमें एक जो उसका पेरेंट, एक जो उसका माँ या बाप क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल वैरायटी से, जैसे बासमती 370, टाइप 3, तरावी बासमती या करनाल लोकल, ये होना चाहिए, क्योंकि यही 3 किस्में थी। वो डेफिनेशन बन गई और वो उसकी मतलब मान्यता होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी, और एट कंट्री लेवल भी। लेकिन वो डेफिनेशन जब पूसा बासमती 1121 की बारी आई, पूसा बासमती 1121 में कोई सीधा पेरेंट नहीं था, इस कारण से उसको नहीं बन पाई। और वो सीधा क्यों नहीं था? क्योंकि अंश तो थे लेकिन डायरेक्ट नहीं था। देखो भाई, गुण तो माँ बाप से ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट नहीं था भाई नाना नानी दादा दादी, गुण तो उन्हीं में से आएंगे ना। और हम गुण छांटते रहे और हम उसको लंबा करते रहे। तो इसके जो दाने की लंबाई में मुझे पहले बताना चाहिए था। इसके दाने की लंबाई थी 8.4 मिलीमीटर, और पकने के बाद दाने हो जाते थे 18 मिलीमीटर। और यदि 1 साल पुराना चावल है तो कुछ दाने तो 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर भी हो जाते थे। ये वर्ल्ड हाईएस्ट था, वर्ल्ड हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। सो ये सब बात होते हुए जब ये सब कुछ हुआ तो इसको फिर जो है डॉक्टर प्रभु, डॉक्टर AK सिंह और हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया, और ये बात मिनिस्ट्री में हुई, सब कुछ भी हुई। उन दिनों जो है शरद पवार जी कृषि मंत्री होते थे और DG अपने मंगला राय जी होते थे। हाई लेवल मीटिंग हुई, फिर वहाँ उसको इन्होंने डेफिनेशन बदली। ये और 2008 के आसपास की ये 2000 अगस्त 2008 के शुरू की बात है, ये 2008 के शुरू की बात है। और उसमें मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ। इसमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर KV प्रभु और जो राइस इंडस्ट्री है, श्री विजय सेतिया, श्री अनिल मित्तल, मैं खुद, और वैरायटी अपने गुण, इन सब का बड़ा रोल रहा। और ये फिर नई परिभाषा बासमती की बन गई 1121 और इसको फिर प्रीफिक्स हो गया पूसा बासमती 1121। जैसे ही प्रीफिक्स पूसा बासमती 1121 हुआ, अगले ही दिन मंडी में इसके भाव डबल हो गए। तो किसानों को इसके बाद फायदा मिलने लगा। इसके बाद इसके बिचौलिए और नहीं जो उन्हें डीलर बहुत नहीं ज़्यादा फायदा ले रहे थे। नहीं पता क्या हुआ, फ़ायदा तो किसानों का बढ़ा, उससे भी फ़ायदा उनका भी और बढ़ गया, जो कि हम इसको विदेश में बासमती बेच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो 1121 की जो कहानी थी, पूसा बासमती 1121 की, जो दुनिया का सबसे लंबा चावल है, इसके बारे में आपने हमें किसान तक को ख़ास तौर पे जानकारी दी, और बहुत लंबी इसकी कहानी है। इस पे बहुत लंबा आर्टिकल लिखा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। आपने जो जानकारी दी, इससे काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी चावल की जो फेमस वैरायटी है उसको विकसित करने में कितना वक्त लगता है, कितने लोग लगते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी बासमती के बारे में। मेरी तरफ सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।